हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स के वर्ड में दो वर्ड है, देखो केमिकल और काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अपन केमिकल बोले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिस्ट्री में अपन इस केमिकल रिएक्शन के बारे में तीन चीजों के बारे में या तीन एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। पहला, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन अंडर द गिवन कंडीशन, मतलब जो कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वगैरह दे रखे हैं उस पे इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, होने के चांसेज क्या है, किस तरफ होगी, वो अपन जानना चाहते हैं। और वो जानते हैं अपन किससे? थर्मोडायनेमिक्स से। किससे जानते हैं? थर्मोडायनेमिक्स से। ये अपन 11th पे कर चुके हैं। वहां डेल्टा जी करके गिब्स फ्री एनर्जी करके एक चीज निकालते थे। अगर उस गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा बोले तो पॉजिटिव आए, तो जिस डायरेक्शन में आप रिएक्शन करा रहे हो उस डायरेक्शन में वो फिजिबल नहीं है। अपन ने वहां पर एक वर्ड बोला था, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम आती है तो जिस डायरेक्शन में भी आप करा रहे हो उस डायरेक्शन में ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब होगी। और अपन ने ऐसी रिएक्शन को क्या बोला था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन। और डेल्टा जी 0 कब आता है? इक्विलिब्रियम के लिए। दूसरा एस्पेक्ट जो अपन कवर करना चाहते हैं वो है एक्सटेंड टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। एक केमिकल रिएक्शन की कितनी एक्सटेंट हो चुकी है, बोले तो उसका कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है बोले तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहे हैं, या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है बोले तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये सब अपन जानते हैं किससे? इक्विलिब्रियम से। वहां पर एक दो टॉपिक थे, एक केसी और केपी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे, और एक क्या था? क्यू, जिसे रिएक्शन कांस्टेंट बोला था। तो अगर केसी और क्यू की वैल्यू बराबर है, अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो दोनों ही कैसे निकाले जाते थे? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते थे और नीचे किसकी कंसंट्रेशन रखते थे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखते थे। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम पे निकाला जाए तो उसे केसी बोलते थे। और अगर वो और किसी समय या किसी भी समय निकाला जाए तो उसे अपन क्यू बोलते थे। तो अगर केसी और क्यू बराबर आ रहे हैं इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। अगर केसी ज्यादा होता तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होती? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम। अगर केसी क्यू से कम है इसका मतलब अब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है, या फिर अपन ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ये दो एस्पेक्ट अपन 11th में कर चुके हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स, देखो तीसरा एस्पेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से या किस रेट से प्रोसीड हो रही है। उस रेट को अपन किन कंडीशन को चेंज कर अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करके अपन उस रिएक्शन के होने का पाथ बोले तो रिएक्शन की मैकेनिज्म भी फाइंड कर सकते हैं। और वो तीनों एस्पेक्ट जो है वो इस टॉपिक के अंदर आता है, किसमें? केमिकल काइनेटिक्स जो अपना टॉपिक है। तो एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल रिएक्शन और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो मतलब केमिकल रिएक्शन किस मूवमेंट से प्रोसीड हो रही है या केमिकल रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड हो रही है, वो अपन किस में स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। देखो काइनेटिक्स आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, काइनेटिक्स मतलब जिसमें अपन रेट ऑफ रिएक्शन वाली टॉपिक को स्टडी करते थे। तो यहां अगर शॉर्ट में बोला जाए तो केमिकल काइनेटिक्स वो टॉपिक है जहां रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे अपन। वहां पर किसी भी चीज की रेट, फिजिक्स में जो होता है काइनेटिक्स में अपन किसी भी चीज की, व्हीकल्स वगैरह, किसी और चीज की रेट, किसी पर्सन की रेट, कुछ भी और रेट स्टडी करते हैं। या केमिकल रिएक्शन की रेट स्टडी करेंगे, इसलिए इसे केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन पता होनी चाहिए। दूसरा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी चीजों से चेंज हो सकता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब ये दोनों चीजें पता होगी तो मैकेनिज्म भी पता करेंगे अपन, वो क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स। बोले तो इस टॉपिक पे तीन चीजें आती है, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, इनसे क्या चेंजेस आता है, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक और चीज, इस टॉपिक को करने से पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि स्पीड या रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन तीन तरह की हो सकती है।
कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है वो किस कैटेगरी में आती है, वेरी फास्ट रिएक्शन में आती है, और वो मतलब मेजरेबल टाइम में ही नहीं होती, बहुत जल्दी हो जाती है। और कुछ रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो इंटरमीडिएट होती है और उन्हें अपन मेजरेबल टाइम में होती है, और केमिकल काइनेटिक्स में अपन इन्हीं इंटरमीडिएट रिएक्शनों की रेट ऑफ रिएक्शन, इन्हीं की मैकेनिज्म और इन्हीं के फैक्टर अफेक्टिंग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है, जनरली अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन करते हैं वो सारी रिएक्शन इस इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में आती है, और अपन उनकी केमिकल काइनेटिक्स, उनकी मैकेनिज्म वगैरह स्टडी करते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, आप इसे अच्छे से नोट करें। और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का, रेट ऑफ रिएक्शन, उससे स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन देखने से पहले, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होती है। तो जनरली अपन फिजिक्स में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है और उसके जितना ये पोजीशन में चेंज होने में टाइम लिया है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर केमिस्ट्री में अपन किस चीज की पोजीशन ले सकते हैं, तो पोजीशन तो कोई होती नहीं है, लेकिन एक चीज जो होती है वो रिएक्शन के प्रोसीड होते होते साथ साथ में टाइम के साथ चेंज होती है, वो है अमाउंट, या फिर अपन और स्पेसिफाई बोले तो कंसंट्रेशन। किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है टाइम के साथ चेंज होती जाती है। तो अपन वो जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, वो अपनी क्या कहलाएगी, रेट। अगर चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, चेंज स्लोली हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम है, और चेंज हो ही नहीं रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ऊपर अपन क्या पुट करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, और नीचे क्या पुट करेंगे, चेंज इन टाइम। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये एक और डेफिनेशन आप नोट कर लेना, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो अपनी क्या कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को अपन ट्राइंगल से ड्रॉ करते, डिनोट करते, सॉरी। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यूनिट निकालते कि रेट की यूनिट क्या होगी। तो देखो कंसंट्रेशन की यूनिट ऊपर पुट कर देंगे और टाइम की यूनिट नीचे। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर से। ठीक है, तो मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी, और टाइम क्या होती है, सेकंड। तो पूरी ओवरऑल क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आर एक रिएक्टेंट है और पी एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। ये अपनी एक केमिकल इक्वेशन है। तो रिएक्टेंट जो होते हैं, जैसे अब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन कंसंट्रेशन और टाइम के साथ में। किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होती जाएगी, कम। स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट ही होंगे, मैक्सिमम जितने थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक चीज याद रखना, ये आपको कर्व या इस नीचे वाली लाइन को टच नहीं कराना। इसका मतलब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगी, कंप्लीटली जीरो, एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ टच नहीं करवाना है। ठीक है, और यही वजह है कि आपकी बुक में ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, इसी वजह से इनफाइनाइट टचिंग कर्व है ये, इसी वजह से आपकी बुक में यहाँ नीचे एसिम्प्टोटिक लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैथ्स में ये बहुत डिटेल में समझा जाता है, लेकिन अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो अपन को अगर किसी को आपको डाउट हो कि बुक में यहाँ पर एसिम्प्टोटिक क्यों लिखा हुआ है, तो वो इसीलिए ये कर्व जो है वो इनफाइनाइट टचिंग कर्व होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या थे, जीरो। जैसे जैसे ग्राफ टाइम आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम आने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर रिएक्टेंट होंगे ही नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने। तो जो अपन रेट है वो दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अपन ने यहां लिखा था चेंज, तो अब अपन को चेंज का तरीका पता चल गया। अगर रिएक्टेंट के हिसाब से चेंज देखूं तो वो टाइम के साथ घट रहा है, और प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज देखूं तो वो टाइम के साथ बढ़ रहा है।
तो अगर रेट में रिएक्टेंट के हिसाब से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी एक टाइप ऑफ चेंज है, अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन है, ठीक है। और माइनस लगाएंगे आगे, माइनस किस लिए लगा रहे हैं कि टाइम के साथ में क्या हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना चाहूं तो प्रोडक्ट के हिसाब से लिखूं तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में, तो इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि यहां डिक्रीज हो रहा था इसलिए आगे मैंने माइनस लगाया, क्योंकि यहां इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए आगे प्लस लगाया। इसका मतलब अपना जो ये फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसके आगे अपन को क्या लगाना चाहिए, प्लस और माइनस। प्लस क्या डिनोट कर रहा है कि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट निकाली जा रही है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। माइनस क्या डिनोट करेगा, अगर एक्सप्रेशन के आगे लगाएंगे कि भाई ये रिएक्टेंट के हिसाब से अपन रेट निकाल रहे हैं और टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। एक ये जो है अपने डेल्टा आर जो है इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे भी अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन। तो यहां क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट की बढ़ती है इसलिए प्लस। अब अपन एक और कर्व देखते हैं, रेट और टाइम के बीच में। यहां कंसंट्रेशन नहीं, इस बार रेट है और टाइम। तो देखो स्टार्टिंग में अगर थोड़े से टाइम में लू, मैं यहां से यहां तक जाऊं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां से यहां घट गई। इसका मतलब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन में जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। और फिर देखो यहां पर पीछे की तरफ देखो, यहां पे देखो इतने टाइम में सिर्फ हल्की सी कंसंट्रेशन चेंज हुई, नहीं के बराबर। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में ज्यादा होती, जैसे जैसे आगे प्रोसीड होती जाती है वो एक्सपोनेंशियली घटती है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। अगेन यहां पर आपको जीरो को टच नहीं करवाना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। देन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, फिर एक्सपोनेंशियली घटने लगती है एंड बिकम नेग्लिजिबल बट नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं थ्योरेटिकली एक रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती और ना ही किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एकदम परफेक्टली जीरो होती है। मतलब 99.99999 कंप्लीट हो जाएगी लेकिन 100% कंप्लीट नहीं होगी और कंसंट्रेशन जो है 0.00001 रह जाएगी, लेकिन कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन खत्म होने के बाद जीरो नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी चेंज होगा कंसंट्रेशन में और फिर कंसंट्रेशन में चेंज होगा ही नहीं क्योंकि रिएक्टेंट तो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। यही वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो लगातार घटती जाती है। आगे देखते हैं, अब ये रेट जो है वो अपन दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपन ने 11th में फिजिक्स में देखा भी था, एवरेज और क्या था, इंस्टेनियस। एवरेज क्या होता है, एक टाइम पीरियड के लिए रेट निकालते हो तो उसे एवरेज कहते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकाल देते हो तो उसे इंस्टेनियस कहते हैं। कुछ ऐसा इधर भी है। तो देखो एवरेज, सपोज करो ये कर्व दे रखा है कंसंट्रेशन और टाइम पे, इस पे आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं। यहाँ पे एक कर्व में या C1 की जगह कुछ वैल्यू दे दे, सपोज करो 40 दे दे और C2 की जगह मान लो वैल्यू दे दे 20, या टाइम T2 की जगह दे दे मान लो अपने दे दे क्या, T2 की जगह टाइम मान लो 4 सेकंड दे दे और इसकी जगह T1 की जगह 2 सेकंड दे दे। तो अपन को क्या है कि रेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में डिफरेंस अपॉन इन दोनों में डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 40 और 20 है तो 20 का डिफरेंस, ये 4 और 2 है तो 2 का डिफरेंस, 20 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 10 और पीछे यूनिट लगा देंगे मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। देखते हैं ये कैसे है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफिक मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर रेट निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें कैसे निकाला जाएगा, कर्व पे कोई भी दो पॉइंट पे यहाँ पे टच करवा देंगे y एक्सिस पे तो वो कंसंट्रेशन में चेंज दे देगा, फिर उन्हीं दो पॉइंट को x एक्सिस पे टच करा देंगे तो टाइम में चेंज दे देगा। तो फॉर्मूला v एवरेज को v बार और v एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस माइनस तो वही तरीका है, प्लस किसके लिए लगाना है, प्रोडक्ट के लिए, माइनस किसके लिए लगाना है, रिएक्टेंट के लिए, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी तो है ही। एक और, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी टेकन एज एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन।
एज इट चेंजेज एवरी मोमेंट। अब देखो एवरेज को या रेट ऑफ रिएक्शन के केस में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक लगातार ये रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इस वाले कर्व में देखते हैं, रेट और टाइम के कर्व में रेट जो है वो लगातार चेंज हो रही है, मतलब हर सेकंड हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। तो मुझे हर मोमेंट पे रेट क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो हर मोमेंट पे निकालेंगे तो वो एवरेज नहीं होगा, फिर वो कौन सी हो जाएगी? इंस्टेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन इज नोन एज इंस्टेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकाले तो उसे इंस्टेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर उस टेंजेंट के दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर भी टच करा दिया, ये वाला पॉइंट इधर भी टच करा दिया, ये वाला पॉइंट इधर भी टच करा दिया, ये वाला पॉइंट इधर भी टच करा दिया। ऊपर क्या बन जाएगा? डेल्टा सी, नीचे क्या बन जाएगा? डेल्टा टी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और कौन सी वेलोसिटी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी। अब अगर मैं ये ड्यूरेशन कम करता जाऊं, ये जो टाइम इंटरवल है जीरो करता जाऊं, लेकिन मतलब कम करता जाऊं लेकिन जीरो नहीं करूं, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच तो करूं, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है बहुत ही कम ले लूं, तो वो जो होगा वो पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन में चेंज शो करेगा। तो अपन ऐसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v कैसे लिखेंगे कि जो नीचे डेल्टा t है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है जीरो हो गया, जीरो है मतलब लिमिट टेंड्स टू जीरो का मतलब वो जो चेंज है वो ऑलमोस्ट जीरो जैसा है, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करेगा। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, प्लस माइनस है। ऐसे केस में अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डीसी अपॉन डी टी प्लस माइनस वैसे वैसे। कहने का मतलब है कंसंट्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। वापस रिपीट करता हूं, कंसंट्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। एक और चीज आपको, एक चीज होमवर्क है, आप डिफरेंशिएशन जो है बेसिक डिफरेंशिएशन करना आना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन दोनों। ठीक है, एक और चीज, ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी जब अपन ने निकाले थे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे एंगल ले लेता हूं थीटा, तो ये अपॉन ये बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी जो होती है वो किससे एक्सप्रेस की जा सकती है? टेन थीटा से। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आपकी बुक में एक डेफिनेशन दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी की। तो देखो आप सब जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? स्टार्टिंग में वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी निकालने का क्या मतलब है? अपन ने कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो कहां से मेजर करना शुरू करेंगे? स्टार्ट से। मतलब पहला जो ये वाला डॉट जो है वो यहां से मेजर करेंगे, दूसरा अपन कहीं पे भी लगाए, तो यहां से लेकर यहां तक कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ। तो ये करने के लिए अपन जो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी बुक में इस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है इसलिए समझा रहा हूं। ये टेंजेंट जो है वो यहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। जैसे सपोज करो ये एक कर्व था, तो अपन टेंजेंट कहां से ड्रॉ करेंगे? एकदम स्टार्ट से ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट यहां ले लेंगे। तो अगर स्टार्ट से लें तो फिर जो ये स्लोप जो है, स्लोप वेलोसिटी को शो कर रही है, और क्योंकि अपन ने स्टार्ट से मेजर करना शुरू किया इसलिए ये चेंज क्या आएगा? स्टार्ट से बाद तक आएगा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इफ वी यूज टेंजेंट ड्रॉन एट जीरो टाइम, जीरो टाइम बोले तो दैट इज पॉइंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां से ये जो लाइन यहां से नहीं शुरू कर यहां से शुरू हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तब जो अपन रेट निकालेंगे स्लोप निकालकर, वो अपनी क्या होगी? इनिशियल रेट। और आम भाषा में बोले तो इनिशियल रेट वो रेट होती है जब स्टार्टिंग में क्या रेट थी, मतलब t बराबर ये जो चेंज इन टाइम ले रहे हैं ना वो कहां से लेना? t इक्वल टू जीरो से किसी पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब स्टार्टिंग से टाइम नोट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम तक जा रहे हैं। स्टार्टिंग पे कंसंट्रेशन नोट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम तक कंसंट्रेशन नोट करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, जो रेशियो आएगा वो वेलोसिटी तो होगा, रेट तो होगा, पर कौन सी होगी? इनिशियल रेट कहलाएगी। ठीक है, और यहां पर निकालने के लिए अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अपन निकालेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ऐसे जनरल निकालेंगे तो एवरेज आएगी, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अपन यही करें, यहां से ले और यहां पर करें, तो फिर ये यहां से लेकर यहां तक का एवरेज होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? t टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब वो यहां की वाली वेलोसिटी शो करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। दो चीजें याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी में कर्व जो होता है वो अपन को उस पर टेंजेंट कहां से ड्रॉ करना है? स्टार्टिंग वाली लाइन से ही ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करना है। ठीक है, और उस समय जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाएगी वो अपनी क्या कहलाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। एकदम सिंपल सा है, सब कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्री। देखो रेट ऑफ रिएक्शन और स्टाइकियोमेट्री का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में तो एक्सप्रेस करते ही हैं, लेकिन उसके आगे जो नंबर होते हैं जो कि स्टाइकियोमेट्री को शो करते हैं, उनका क्या करना है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कुछ। जैसे सपोज करो कि एक रिएक्शन थी जिससे ए बी में कन्वर्ट हो गया। ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये जो मैं करना बता रहा हूं इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये आगे के डेरिवेशन में भी काम आएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह में भी काम आएंगे। तो t इक्वल टू 0 लेता हूं और t इक्वल टू 0 पे मान लो a की मैं कंसंट्रेशन मानता हूं स्मॉल a। कितनी मानता हूं, स्मॉल a। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो b तो बना नहीं होगा, बोले तो प्रोडक्ट तो बना नहीं है, उसको मान लिया 0। अब t इक्वल टू कोई पर्टिकुलर टाइम में मान लो a में से x कम हो रहा है, ठीक है। तो b कितना बनेगा, जितना यहां से कम होगा उतना यहां पर बनेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये और ये दोनों चीजें यहां के स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से लिखनी है। अभी a के आगे क्या है 1, इसलिए यहां से 1x कम किया। b के आगे कुछ नहीं है 1, तो इसलिए 1x बना। सपोज करो यहाँ 2a होता और यहाँ 2b होता, तो यहां से 2x कम करता, यहां से 2x बनता। सपोज करो यहाँ a ही होता या 2b होता, तो यहां से x कम करता और यहां पे कितना बना था, 2x बना था। कितना बना था, 2x, ठीक है। अब देखो आगे अपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे गायब हो रहा है उसकी रेट निकालते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी। अब कैसे निकालेंगे ए की कंसंट्रेशन में चेंज, देखो t इक्वल टू टी पे टाइम क्या चेंज हो रहा है, t माइनस 0, ये t माइनस 0 कर दिया। और कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, a माइनस एक्स में से a माइनस कर दिया, तो a माइनस एक्स में से a माइनस कर दिया, a से एक कट हो गया, माइनस एक्स पीछे बच गया। ऐसे कैसे b के अपीयरेंस की, यहां डिसअपीयरेंस क्यों लिखा, क्योंकि अपन जानते हैं रिएक्टेंट टाइम के साथ में क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। b जो है उसके अपीयरेंस की रेट लिखनी है, क्यों लिखनी है, क्योंकि b प्रोडक्ट है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डेल्टा t, कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज कैसे हुआ b के, फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस 0 और टाइम t माइनस 0, तो x अपॉन t। लेकिन अपन जानते हैं कि रेट जो होती है वो चाहे रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखे या प्रोडक्ट के फॉर्म में, रेट तो एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ वैल्यू तो एक जैसी है, लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस का साइन। दूसरी चीज, कभी भी रेट कैसी नहीं होती, माइनस की नहीं होती। यही वजह है कि अभी जब अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर एक चीज डिनोट की थी कि अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो अगर मैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में बोले तो ए के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो रेट को ऐसे लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और आगे माइनस लगा दूंगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स बाई टी। और b के रेस्पेक्ट में x बाई टी है ही है, तो दोनों के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, एक जैसी आएगी। कितनी आ जाएगी, x बाई टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये अपन को ये एक और कारण पता चल गया कि रिएक्टेंट के आगे माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या चेंज इन कंसंट्रेशन की रेट निकाली जाती है रिएक्टेंट की, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो उस हिसाब से तो रेट नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव ना करने के लिए अपन आगे क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो अब एक चीज समझनी है मेरी बात, अगर मुझे ये रिएक्शन दे रखी होती और मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होती तो कैसे लिखता, रेट चाहे तो मैं रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखता और चाहे मैं किसके फॉर्म में लिखता, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखता तो ऐसे लिखता, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो भी रिएक्टेंट का सिंबल है वो यहां लिख देता अपॉन डेल्टा टी, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो आगे माइनस, इक्वल ये और ये दोनों सेम ही होंगे। b के रेस्पेक्ट में लिखता तो डेल्टा b अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तब क्या होगा जब a और b के आगे कोई नंबर भी होंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी दे रखे होंगे, तब क्या करना है। जैसे सपोज करो ये एक्स ए प्लस वाई बी जेड सी और डब्ल्यू डी, जहां एक्स वाई जेड और डब्ल्यू नंबर है, 1 2 3 1/2 कुछ भी वो नंबर है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए का एक्स है, बी का वाई है, सी का जेड है और डी का डब्ल्यू है। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो एक बार इन सबको भूल जाते हैं अपन आगे वालों को और खाली ए बी सी डी पे फोकस करते हैं। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, ए के रेस्पेक्ट में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बी के रेस्पेक्ट में डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, सी के रेस्पेक्ट में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और डी के रेस्पेक्ट में डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि ये दो रिएक्टेंट है इसके आगे माइनस माइनस लगा देंगे, ये दो प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे। अब देखो कोफिशिएंट जो था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको क्या लिखा हुआ, अपॉन में लिखा हुआ, x है तो 1 अपॉन x, y है तो 1 अपॉन y, z है तो 1 अपॉन z, w है तो 1 अपॉन w।
अब ये ऐसे क्यों है उसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी के लिए अपन को ऐसे याद रखना है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है तो उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन में लिखना है या डिवाइड करके लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते, कारण अभी अपन समझेंगे। जैसे 2a + 3b है तो इसकी रेट लिखनी है तो a के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेल्टा a। ये सब के आगे अपन एक और ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना। स्क्वायर ब्रैकेट किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो अगर a के रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a, और b के रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b, ठीक है। a रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगाया, b प्रोडक्ट है तो आगे प्लस ही लगाया, मतलब माइनस नहीं लगाया। अब जो यहाँ कोफिशिएंट था अपने इस वाले रूल के हिसाब से कोफिशिएंट का लिखना अपॉन, तो a के आगे 1/2 और b के आगे 1/3। अब ये पूरा -1/2 डेल्टा a अपॉन डेल्टा t या 1/3 डेल्टा b अपॉन डेल्टा t किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब अपन इसको समझते हैं ये डिवाइड क्यों किए, तो इसी एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करो 2a = 3b था, वही अभी अपन ने किया। जैसे t = 0 पे अपन ने लिया। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन a, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बना नहीं, उसकी कंसंट्रेशन 0। ए में से अपन कुछ कम कर रहे हैं, तो जो कम कर रहे हैं और जो बनाएंगे वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से करेंगे। ऐसा अपन ने 11 पे केमिकल काइनेटिक्स में भी किया था। तो देखो ए में से यहाँ 2a है तो 2x कम किया। कितना कम किया, 2x। और b में से कितना बनेगा, b 3x 3x क्यों बना, क्योंकि आगे क्या था 3। अब आप में से कोई ऐसा मत सोचना कि यहां से 2x कम होगा तो वहां से 3x कैसे बन सकता है। ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करो रिएक्शन ऐसी होती कि H2 जो है वो H में कन्वर्ट हो रहा है। समझाने के लिए समझा रहा हूं, H2 H में कन्वर्ट हो रहा है तो H2 का एक मॉलिक्यूल और H कितने बनेंगे, 2, तो 1 से 2 बन रहा है ना, तो नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहां से कितने कम करूंगा, 2x कम करूंगा, और यहां पे कितना बनेगा, 3x स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। अगर आप में से कोई ऐसा सोचना चाहे कि यार सर मैं तो x ही लूं, तो यहाँ पे जो नंबर है वो इस रेशियो में लेना है कि ये 2 और 3 को क्या करे, सेटिस्फाई करे। बोले तो यहाँ अगर मैं x लूंगा तो यहाँ पर मैं कितना लूंगा, 3/2 ले लूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो कॉम्प्लिकेशन ना करने के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी हिसाब से ले लेते हैं। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बोले तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालेंगे। तो रिएक्शन में चेंज कितना हो रहा है, ए के कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है, a - 2x से a बन रहा है, और टाइम में चेंज t - 0, तो a - 2x माइनस a और t - 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, -2x अपॉन t। कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ये शो कर रहा है कि a धीरे धीरे कम होगा। अब अगर b के हिसाब से निकालते हैं तो b के हिसाब से क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, b की कंसंट्रेशन 0 से 3x हो गई तो 3x - 0 और टाइम t - 0, तो कितना आ गया, 3x अपॉन t। रेट जो है चाहे a के रेस्पेक्ट में निकाले b के रेस्पेक्ट में, वो तो इक्वल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं आ रही। एक प्रॉब्लम तो किसकी है, माइनस की, तो वो तो अपन जानते हैं। क्या करेंगे, जब डेल्टा a अपॉन डेल्टा t लिखेंगे तो उसके आगे माइनस लगा देंगे ताकि माइनस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। लेकिन अभी भी 2x अपॉन t और 3x अपॉन t बराबर नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और इसको 3 से, तो इसका भी आंसर x/t होगा और इसका भी आंसर x/t होगा। देखो अगर मैं डेल्टा a अपॉन डेल्टा t को किससे डिवाइड करूं, 2 से, और डेल्टा b अपॉन डेल्टा t को किससे डिवाइड करूं, 3 से, तो दोनों का ये आंसर क्या आ जाएगा, x/t, जो कि रेट को शो करेगा। अब ये 2 और 3 से जो डिवाइड कर रहे हैं अपन ये हटाने के लिए, वो बेसिकली क्या है, इनके कोफिशिएंट ही है। यही वजह है कि अपन डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है वो कहां लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। ये वजह है कि ये कोफिशिएंट कहां लिखे जाते हैं, अपॉन में। आपके बुक में ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया और डायरेक्ट दे रखा है कि कोफिशिएंट को कहां लिखना है, अपॉन में लिखना है। एक बार फिर से समझते हैं अपन, अगर कोई अपन को रिएक्शन दे रखी है और उसके लिए अपन को रेट लिखनी है तो कैसे नोट करेंगे, जो रिएक्टेंट होगा उसमें चेंज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट में उस रिएक्टेंट का क्या लिख देंगे, सिंबल। जैसे ए है तो चेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिख देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, टाइम, नीचे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है उसका सिंबल अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट है तो आगे कुछ नहीं लगाएंगे, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा उसको कहां लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है कि 3x2 2y2 + z2 ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे रेट, तो रेट एकदम सिंपल सा, रेट इक्वल टू, अब x के हिसाब से लिखेंगे तो डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x2 अपॉन डेल्टा t,
और क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगाएंगे, और 3 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखेंगे 1/3। ऐसे कैसे, y2 के रेस्पेक्ट में डेल्टा y2 स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा t, और 2 था तो 1/2, z2 के लिए डेल्टा z2 अपॉन डेल्टा t, आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई नहीं लिखेंगे, y और z के आगे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अपन को इसका लिखना है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ रफली फॉर्म में लिख देता हूं, आप अच्छे से नोट कर लेना। जैसे बी आर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बी आर के फॉर्म में बी आर को स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी, सॉरी क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा टी, और ये ऊपर भी डेल्टा लगा देंगे क्योंकि बी आर रिएक्टेंट था तो आगे माइनस लगाएंगे, आगे 5 है तो 1/5 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कैसे, अगर मुझे BrO3 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा BrO3, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा टी, और आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस कर देंगे। H प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, माइनस लगा देंगे क्योंकि आगे 6 है तो क्या लिखेंगे, 1/6, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर Br2 के लिए लिखना है तो Br2 के क्या लिखेंगे, डेल्टा, फिर Br2 कर देंगे अपॉन डेल्टा टी, और आगे 3 है तो 1/3 लगा देंगे, और ये प्लस लगाएंगे, आगे माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। और H2O के फॉर्म में भी ऐसे कैसे क्या हो जाएगा, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, आगे 3 था तो 1/3, ये भी प्रोडक्ट है तो आगे कुछ भी नहीं लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। और ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है, आप अच्छे से नोट कर लेना इसको एक बार, बुक में भी ये दे रखा है तो आप उसको अच्छे से वापस एक बार कर देना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फेयर आउट कर लेना। नेक्स्ट अपने एक और क्वेश्चन है कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको एक्सप्रेस कर रखी है इस फॉर्म में, और अपन को कह रहा है इक्वेशन लिखो। अभी तक अपन को इक्वेशन दे रखी थी, रेट का फॉर्मूला लिखना था, अब रेट दे रखी है, अपन को इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना है। तो एकदम सिंपल सा, पहले अपन ये जो रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो जब अपन रिएक्टेंट के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं, तो इसका मतलब जिसके आगे माइनस लगा हुआ वो रिएक्टेंट है, इसके आगे नहीं लगा हुआ, इसके आगे नहीं लगा हुआ, इसके आगे लगा हुआ, इसके आगे भी लगा हुआ, तो ये हो गया ए और बी, तो क्या हो गया, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कौन से हो गए, सी और डी, क्या हो गया, प्रोडक्ट। एकदम सिंपल इक्वेशन लिखने का तरीका, ए के साथ में क्या लिखते हैं, बी, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, फिर एरो सी प्लस डी, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन के। अब आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लगाए, तो जनरली कोफिशिएंट जो आगे होता है उसे अपॉन में लिखते हैं, तो यहाँ जो अपॉन में लिखा हुआ उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो वापस ही आ जाएगा। जैसे 3 का क्या लिखते हैं, 1/3, 1/3 को फ्लिप कर देंगे वापस क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखो a के आगे लिखा हुआ 1/4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। b के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, b के आगे कुछ नहीं लिखना। c के आगे लिखा हुआ 1/2 तो 2 लिख देंगे। d के आगे 1/3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। a के हिसाब से लिखेंगे डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, और क्योंकि 4 था तो 1/4 और माइनस, तो ये सही आ रहा है। b के हिसाब से लिखता तो डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, रिएक्टेंट है माइनस, आगे कोफिशिएंट है नहीं तो कुछ नहीं, ये भी सही है। इस तरीके से बाकी भी चेक कर लेंगे तो ये अपने हो जाएगा। तो देखो इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है अपने, न्यूमेरिकल क्या बन सकता है कि ऐसे इक्वेशन दे अपन को रेट लिखनी हो, या रेट का एक्सप्रेशन दे अपन को इक्वेशन लिखनी हो। एक और तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं जिसमें अपन को बेसिकली क्या देते हैं, एक इक्वेशन देते हैं और उसमें से चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी एक की रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ये दे देते हैं, या तो बनने का जो रेट है वो दे देते हैं या जो गायब होने की रेट वो दे देते हैं, और फिर बाकी की रेट निकालनी होती है या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, वो अभी अपन नेक्स्ट करते हैं। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार मैं वापस अच्छे से समझा देता हूं, अभी भी अगर किसी को डाउट हो। इस वाले टॉपिक में अपन को एक इक्वेशन दे रखी होती है, अपन को उसके रेस्पेक्ट में क्या लिखनी होती है, रेट लिखनी होती है। और कैसे लिखेंगे रेट, रिएक्टेंट है तो चेंज इन स्क्वायर ब्रैकेट उसका सिंबल अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, या डेल्टा टी। आगे रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट है तो आगे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको अपॉन में लिखेंगे। अगर आगे 2 है तो 1/2 लिखेंगे, आगे पहले से ही 1/2 है तो क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि 2N2O5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है 4NO2 प्लस O2, और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाय 1.6 × 10⁻⁻²,
कैपिटल एम इन 4 सेकेंड। कैपिटल एम यहां पर मोल पर लीटर की जगह लिखा गया है, कैपिटल एम मोलेरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो 1 बाय 1 अच्छे समझना, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोले तो NO2 प्रोडक्ट है तो उसके फॉर्मेशन की रेट आएगी। तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन NO2 कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। जब अपन को फॉर्मेशन, डिसअपियरेंस ये वर्ड आता है तो उस समय अपन को आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाने, ठीक है। अब इसकी NO2 की कंसंट्रेशन में ये कह रहा है इंक्रीज हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻², से इसका मतलब चेंज ही दे रखा है, डायरेक्ट कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻² मोलेरिटी, ठीक है। अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, वो क्या दे रखा है सेकेंड दे रखा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻² कैपिटल एम अपॉन सेकेंड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम की जगह आप कंफ्यूज मत होना, मोल पर लीटर और अपॉन सेकेंड तो आइए, ठीक है। तो एक ही बात है। अब नेक्स्ट है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालनी है, N2 का डिसअपियरेंस निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। इसके लिए एक बार रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट अगर मैं N2O5 के फॉर्म में लिखूं तो अपन को रेट क्या लिखनी पड़ेगी, क्योंकि N2O5 रिएक्टेंट है तो माइनस, आगे 2 कोफिशिएंट है तो आगे 2 लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल। अगर NO2 के फॉर्म में लिखूं तो NO2 प्रोडक्ट है, माइनस नहीं लगाएंगे, 4 है आगे तो 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगर O2 के फॉर्म में लिखे तो O2 भी एक प्रोडक्ट है तो इसके भी आगे माइनस नहीं लगेगा, कोई कोफिशिएंट भी नहीं है तो कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बोले तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T निकालना है। इसके आगे वैसे कोई नंबर है नहीं, लेकिन अगर होता तो वो भी नहीं निकालना होता, मेरे को सिर्फ ये निकालना है। तो देखो ये और ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो देखो 1/4 की जगह 1/4 और ये पूरा तो मैंने ऊपर निकाल चुका हूं, कितना आया था 0.4 इंटू 10⁻²। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना जाएगा 0.1 इंटू 10⁻² कैपिटल M अपॉन सेकेंड, ठीक है। देखो ये सारी चीजें एक दूसरे के बराबर, रेट इसके बराबर, ये पूरे के बराबर, ये इस पूरे के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो देखो अगर इधर से इक्वल रखता हूं तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा, तो ये पूरा लिख दिया मैंने और ये पूरा यहां लिख दिया। चाहो तो ये और ये इक्वल करके भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए वो करके देख लेना, ठीक है। मैं इन दो इसको और इसको ले रहा हूं, इक्वेट कर दिया। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस में सिर्फ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये एक्स्ट्रा आगे वाला नहीं आता। तो अपन उसको क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना जाएगा 2, क्या जाएगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और जो यहाँ का माइनस का साइन था वो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा पूरा, देखो माइनस का 2 ऐसे कैसे, और डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी आई थी मेरे, ये अपने आई थी अपने 0.1 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.2 इंटू 10⁻² मोलेरिटी अपॉन सेकेंड। अब यहां पर माइनस में लगा सकता हूं क्योंकि ये रेट को नहीं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 को शो कर रहा है। अगर रेट को शो करना होता तो अपन माइनस नहीं लगाते। आगे लिखते हैं, देखो आगे क्या है, रेट निकालनी, और ये चाहो तो आप माइनस नहीं भी लिखो, कुछ बुक में नहीं भी लिखा हुआ है, अपन को वैल्यू से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब रेट निकालनी है तो देखो रेट चाहूं तो मैं जो N2O5 का जो डिसअपियरेंस का है उसे माइनस हाफ से डिवाइड कर दूं, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 0.2 कट जाएगा, कितना आएगा 0.1 इंटू 10⁻²। चाहूं तो ये रेट मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये पुट कर दूंगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻², सेम ही आया। और चाहूं तो रेट को इसके इक्वल रख रहा हूं, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं, रेट को इसके इक्वल रख देता हूं, डेल्टा O2 डेल्टा T की वैल्यू पहले ही निकाल चुका हूं, कितनी आई थी 0.1,
तो 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मोलरिटी अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो चाहो तो मैं इसको इसके इक्वल रख के निकाल लू, इसको इसके इक्वल रख के निकाल लू, इसको इसके इक्वल रख के निकाल लू। अगर मैं इसको इसके इक्वल रखता हूं तो इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या थी, पूरी साइन के समेत पुट करना, -0.2 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.1, वो का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है। A reactant capital R was allowed to decompose after 20 minutes. It was found that its concentration changed from 0.05 molarity to 0.025 molarity. Calculate average rate. तो R के हिसाब से एवरेज रेट निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, आगे क्या लगाएंगे माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, एवरेज रेट। अब माइनस की जगह माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल कितनी थी 0.025 इन माइनस, और इनिशियल कितनी थी 0.05। ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे टाइम, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। ठीक है, और ये अपने क्या यूनिट क्या हो जाएगी, मोलरिटी पर मिनट हो जाएगी, क्योंकि मिनट में पुट कर रहे हैं। तो रेट क्या आ जाएगी अपनी, रेट इक्वल टू माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 0.025 अपॉन क्या आ जाएगा 20। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही वजह अपन माइनस लगाते हैं ताकि रेट क्या आ जाए प्लस क्या आ जाए। तो क्या आ जाएगा 0.025 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देना, जो आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज के टॉपिक में अपन ने क्या क्या सीखा, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है और उसकी कहां से नीड आई है। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाली, फिर ये देखा रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सीखा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे इस रेट को मैंने इससे एक्सप्रेस किया, ये फॉर्मूला नहीं है, हालांकि इससे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, अभी अपन आगे रेट लॉ लिखेंगे वो एक और अलग आएगा। तो ये एक्सप्रेशन है और इस वाले को यूज करके अपन न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, फिर अपन उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखें। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगला जो टॉपिक करेंगे उसमें अपन रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह वो सब देखेंगे, उस पे भी न्यूमेरिकल होंगे, वो भी अच्छे से करेंगे। देखो आपकी केमिस्ट्री की बुक में 4 चैप्टर है, फर्स्ट 1 2 3 4, और इन 4 चैप्टर पे न्यूमेरिकल आएंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई बीच में एका दो हो तो कोई अलग बात है। तो इन 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल जो ये बीच बीच में करवाए, इन पे अच्छे से मेहनत करें। वैसे भी आपके राजस्थान बोर्ड में जो बुक में होता है वैसे के वैसे ही न्यूमेरिकल आता है, या लगभग उसके जैसे के जैसे ही आता है, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये इसे अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।